गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लेट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कई बच्चों की ये डिमांड थी कि जो हमारे करंट बम की क्लास है उसकी टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा लेट है, और वास्तव में लेट है। और जैसे जैसे ठंडी आ रही है वैसे वैसे जो है इसमें जो है और दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से बच्चों की मांग पर मैंने इस क्लास को 10 बजे से हटा करके शाम को 7 बजे कर दिया है। तो ये जो मेरी क्लास है ये मंडे टू सैटरडे रोज़ शाम को 7 बजे आया करेगी। तो अब आपको समय की कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा से भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से इस क्लास को एंजॉय करें और सारे क्वेश्चन जो मैं 15 क्वेश्चन लेकर के आता हूं, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सीखने की कोशिश करें। और जो भी समस्या है, जो भी सुझाव है, वो हमें ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक, तो हमेशा की तरह क्लास का जो शुरुआत होगी वो मेरी जो है वो आपका एक अच्छे सुविचार से होती है, आज भी उसी से होगी। ठीक, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। सभी लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए। आज से आपके टाइम के हिसाब से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में जुड़ें। देखिए आज का सुविचार क्या कह रहा है। अगर रास्ता सुंदर नहीं है तो मंजिल पर नज़र रखो, रास्ता खुद ब खुद सुंदर लगने लगेगा। ठीक, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा है वह दुनिया की किसी भी चीज़ को सुंदर नज़रिए से देख सकता है। बहुत बड़ी बात कही गई है इसके विचार में। तो पहली बात तो यह है कि मंजिल पर जाने वाला कोई भी रास्ता सुंदर हो ही नहीं सकता है, वो रास्ता हमेशा कठिनाइयों से भरेगा। अगर आपको जीवन में सुख की प्राप्त करनी है तो कष्ट के एक लंबे मार्ग से आपको गुजरना पड़ेगा, इतना तय है। बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलना है इस जीवन में, इसको आप अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा। तो यदि रास्ता सुंदर नहीं है तो फोकस किस पे करिए, रास्ते पे ना करके आप किस पे फोकस करिए, अपनी मंजिल को देखिए और मंजिल को देख करके ही मुस्कुराइए, क्योंकि इस रास्ते को पार करने के बाद आपकी मंजिल आपके सामने है। ठीक, इसीलिए जब ऐसा नज़रिया रखेंगे तो आपके रास्ते में आने वाली कठिनाई आपको सुंदर लगने लगेगी। रास्ते में आने वाली कठिनाई आपको सुंदर लगने लगेगी, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा है वो दुनिया की किसी भी चीज़ को सुंदर नज़रिए से देख सकता है। जिसको अपने पास कॉन्फिडेंस है, जिसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, उसके सामने दुनिया की कोई कठिनाई बदसूरती के रूप में नहीं दिखाई देगी। सारी कठिनाइयों को वो अच्छे से लेगा, अच्छे नज़रिए से लेगा और अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। तो आज का ये विचार था। ठीक, बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 101% आना तय है। खटाखट सभी लोग आंसर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे लेट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। बढ़िया क्वेश्चन आना तय है। देखिए मैंने क्वेश्चन जो है एक पुरस्कार से है, लेकिन मैंने नाम दे दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेविड एस्चेले ने किस उपन्यास के लिए 2025 का पुरस्कार जीता है। ठीक, मुझे नाम लेने में कठिनाई हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी कठिनाई होगी। ठीक, एस्चेले कह सकते हैं, ये आपका ठीक पुरस्कार जीता है। द हर्ट-लैम्ब, फ्लैश, मिडनाइट चिल्ड्रन, द इंग्लिश पेशेंट। ठीक, इन चारों में से किस उपन्यास के लिए डेविड एस्चेले को 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक, सबसे पहले इस पुरस्कार को हम जानते हैं कि पुरस्कार में जानेंगे कि इस पुरस्कार में है क्या। सबसे पहली चीज, बुकर पुरस्कार एक लाइन में आप याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ये है। पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक, पहली चीज ये याद रखिएगा। ठीक, ये सारी चीजें जैसे अब मैं आंसर तो बता दूंगा और ये सारी चीजें आपकी स्टैटिक में आएंगी। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है तो वो कौन सा है, बुकर पुरस्कार। ठीक, इस पुरस्कार को इंग्लैंड में स्थित बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष आपको ये प्रदान किया जाता है। ठीक, ये दूसरी चीज आप याद रखिएगा। तीसरी चीज, इस पुरस्कार में 50,000 पौंड की धनराशि आपको प्रदान की जाती है।
ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक इसी बुकर पुरस्कार को जो पहले जो इस नाम से जानते थे, उस पहले नाम से जानते थे मैन बुकर पुरस्कार। इसको पहले जिस नाम से जाना जाता था वो मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक, ये सारी चीज़ें आप नोट करिएगा। पहले तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अभी बिल्कुल भी लिखने का प्रयास न करिएगा। पहले वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, तथ्यों को देखिए और समझाने को देखिए कि किस तरीके से आपको समझाया जाता है। तो स्ट्रेटजी पे ध्यान रखिए, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। आप ठीक तो तुरंत मार लेंगे अगर इतना आपको आएगा तो। ठीक, आप यहीं पे ध्यान रखिएगा। यह बुकर पुरस्कार दो है, बच्चे से कंफ्यूज होते हैं। एक ये हुआ, दूसरा आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है सेम संस्था के द्वारा। ये पुरस्कार अलग है। ये पुरस्कार क्या है बच्चों? अलग है। कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर, पहले तो क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लैश। ये इस उपन्यास के लिए इनको 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक, इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये ब्रिटेन और हंगरी दोनों देशों से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक, और ब्रिटेन एवं हंगरी दोनों देशों से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक, और इनका उपन्यास बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। ठीक, अब आपसे अगर ये पूछे, अब आपका एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारत में बुकर पुरस्कार कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिला है, जिसमें से आप पहला नाम अगर आपसे कोई पूछे तो भारत में सर्वप्रथम बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थी? अरुंधति राय थी, जिनको उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक, ब्रिटेन एवं हंगरी सर्वप्रथम बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो हैं वो अरुंधति राय हैं, जिन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पुरस्कार मिला था। तो जैसे एक क्वेश्चन का आपने आंसर लिया, ठीक है, फ्लैश, और उसके साथ आपने कम से कम 4 से 5 तथ्यों को जाना, और इन तथ्यों को पहले एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा जब आप देखिए तो सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 करंट बम का आज पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ठीक, इसको भी आने के पूरे चांस हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 अंतरराष्ट्रीय, 2 क्वेश्चन लाया हूं मैं। ठीक, और इन दोनों क्वेश्चन को आने के बहुत चांसेस हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। ठीक, इस पुरस्कार को किसको दिया जाता है? जैसे वो तो आपने जाना अंग्रेजी भाषा का, ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये किसी भी भाषा कोई भी हो, लेकिन उसका अनुवाद हुआ हो किसमें? अंग्रेजी में। ठीक, भाषा कोई भी हो लेकिन उसका अनुवाद हुआ हो किसमें? अंग्रेजी में। तो लास्ट में फाइनली हम किस पे पहुंचे? अंग्रेजी में। ठीक, सेम संस्था, सेम नाम के लगभग समान नाम है, परंतु इसमें ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसी भी भाषा का अनुवाद करके अंग्रेजी भाषा में करने के लिए दिया जाता है। ठीक, पुरस्कार की राशि सेम होगी, पुरस्कार की राशि सेम होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये 50,000 पाउंड की धनराशि लेखक और अनुवादक दोनों के बीच में बराबर बांट दी जाती है। तो ये पुरस्कार पूछा गया है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार जो है किसे मिला है? ठीक, अरविंद डिगा, भानु मुश्ताक, झुम्पा लड़ी, डेविड एस्जेले ने इनमें से किसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार 2025 मिला है? ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार आपके भारतीय लेडी हैं भानु मुश्ताक, इनको मिला है, इनकी पुस्तक को मिला है, और इनकी पुस्तक का नाम है द हर्ट लैम्प।
इनकी पुस्तक का नाम है द हर्ट लैम्प, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। किस भाषा की पुस्तक है? कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। और यहीं पे चीज ध्यान रखिएगा, कन्नड़ एक समृद्ध भाषा है और पहली बार कन्नड़ भाषा को ये बुकर पुरस्कार मिला है। कन्नड़ भाषा में ये पुरस्कार, कन्नड़ भाषा की ये पुस्तक है और इस पुस्तक में इन्होंने जिस चीज का वर्णन किया है वो है दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं, इन्होंने जिस चीज़ के लिए पुस्तक फेमस है, दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के रोज के जीवन के संघर्ष के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है। ठीक, और ये टोटल 12 कहानियों का संग्रह है। ये टोटल कितनी कहानियों का संग्रह है? 12 कहानियों का संग्रह है। दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बालिकाएं क्या रोज का जीवन जीती हैं, उनकी कठिनाइयां क्या हैं, उनके संघर्ष क्या हैं, उस पर यह आधारित पुस्तक है। और इस पुस्तक को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए चुना गया है, जिसकी लेखिका है भानु मुश्ताक। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भानु मुश्ताक। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? पहला सऊदी अरब, ईरान, यूएई, ओमान। ठीक, आप लोग खड़ा आंसर भेजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन, ये ध्यान दीजिएगा, का नेतृत्व। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पर्यटन विभाग है उसे कहते हैं WTO, इसे कहते हैं विश्व पर्यटन संघ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन एक एजेंसी है जो पूरे विश्व में पर्यटन को प्रमोट करती है और पर्यटन पर काम करती है, जिसकी स्थापना अब देखिए, जैसे ये आपका स्टैटिक का पोर्शन है। ठीक, इसीलिए मैं अपनी क्लास में लिखता हूँ कि स्टैटिक जीके के साथ, तो करंट के साथ साथ करंट में एक्सप्लेनेशन तो मैं करूँगा ही, साथ में उस प्रश्न से जुड़े हुए जो भी आपके पोर्शन स्टैटिक के अंतर्गत आते हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से इसकी एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। डेली 15 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और ये मेरा दावा है कि इन 15 क्वेश्चन से आप किसी जगह से भी आप तुलना कर सकते हैं, कहीं से भी आप तुलना कर सकते हैं। और आने वाला जो भी एग्जाम आएगा, ठीक है, उसमें अगर 2025 के क्वेश्चन रहेंगे तो 100% वो मेरी क्लास से रहेंगे। ठीक, WTO विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड में, और ये मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन में। ठीक, अब आते हैं आंसर पे। तो इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व मतलब विश्व पर्यटन संगठन का नेतृत्व, ठीक, करने वाली पहली महिला। ठीक, पहली महिला है, फर्स्ट महिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका आ जाए पहला आ जाए और ऊपर से क्या आ जाए? महिला, तो जान जाइएगा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इनका ये पूछा गया है कि किस देश से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। और ये जो अपना कार्यकाल संभालेंगी वो जनवरी 2026 से कार्यकाल संभालेंगी और ये लगभग 4 वर्षों तक पूरे विश्व में पर्यटन की दिशा में काम करेंगी, पर्यटन को बढ़ाने का कार्य करेंगी। तो इनको मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की कौन? शेखा नासिर। और उनका देश जो है किस देश से है? UAE से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। आज आपको समय की कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको लेट नहीं होगा, आज आपको सोने की कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बढ़िया से क्लास को लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए आ गया, हाल ही में चर्चा रहे रिफ्ट वैली बुखार
आरवीएफ का संबंध किससे है? ठीक, रिफ्ट वैली फीवर, देखिए नाम से आरवीएफ का क्या होगा? रिफ्ट वैली फीवर, रिफ्ट वैली फीवर। अब देखिए इसमें एक शब्द लगा है वैली, वैली मतलब है घाटी, तो रिफ्ट घाटी, इसका अर्थ क्या हुआ? रिफ्ट घाटी फीवर। ठीक, रिफ्ट घाटी फीवर। ठीक, और ये घाटी कहाँ है इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर है ये बता दे रहा हूँ, आंसर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका केन्या में है। ठीक, और इसके नाम पे रखा गया, इसका मतलब पहली बार इस बुखार को कहाँ पकड़ा गया? इसी घाटी में, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और ये बुखार जो है चिंता का विषय है, खासकर अफ्रीकी देशों में। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो भी महामारियां फैली हैं और जिसमें मच्छरों कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा महामारियां हैं, तो उनकी उत्पत्ति जो आपको अधिकतर मिलेगी वो आपको अफ्रीकन कंट्री में ही मिलेगी। ठीक, तो पहली बार इस बुखार को पकड़ा गया रिफ्ट वैली में, इसी नाम से इसका नाम रखा गया है, क्या? रिफ्ट वैली फीवर। तो अब ये ध्यान रखना है, इसमें यह पूछ रहा है कि यह बुखार जिसकी वजह से होता है वह विषाणु है कि या वह जीवाणु है, या वो प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, या कोई कवक है। तो खटाखट आंसर आप लोग भेजिएगा, ये किस चीज़ से संबंधित है, ये कौन सी, ये क्या है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, ये एक प्रकार का वायरस है। ये क्या प्रकार? एक प्रकार का वायरस है, और उस वायरस का नाम है फ्लेबो वायरस। क्या नाम है इसका? फ्लेबो वायरस। ठीक, फ्लेबो वायरस जो है, जो पहला जो संक्रमण होता है, मतलब ये कैसे फैलता है देखिएगा। फ्लेबो वायरस का जो संक्रमण होता है पहले मवेशियों से होता है। किससे होता है? मवेशियों से। मवेशी मतलब जो आपके पालतू जंतु हैं, और उन मवेशियों का, यदि हम उन मवेशियों के द्वारा किसी चीज़ का यूज करते हैं, उनके संक्रमण में आ जाते हैं, तो हमें भी ये आपका आरवीएफ हो जाएगा। ठीक, और इस बुखार की टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत तीव्र बुखार माना जाता है, और हड्डियों का दर्द इस बुखार में होता है। तो इस बुखार का जो कारक है वो एक प्रकार का आपका कौन सा है? विषाणु, और उस विषाणु का नाम क्या है? फ्लेबो वायरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, युद्धाभ्यास। देखिए रोज कोई ना कोई युद्धाभ्यास आपको मिल रहा है। ठीक है, बढ़िया से इसको तैयार करिए। हाल ही में आता भी है, ये भी बता दूं, आता भी है। ठीक है, खासकर जो जॉब जो है सेना से, जो आप वर्दी से रिलेटेड जो भी जॉब आपको मिलेगी, उसमें युद्ध अभ्यासों का हमेशा महत्व होगा। ठीक, हाल ही में भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में है। यहाँ मैं आपको बता दूंगा डेट, ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और लगभग 21 नवंबर तक चलेगा ये। और इसमें यह पूछा है कि ये कहाँ पर हो रहा है। तो ये सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास है। मतलब इसमें किस चीज़ के लिए आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास है? मतलब इसमें किस चीज़ की रिहर्सल की जाएगी कि कैसे आतंकवाद से लड़ाई को रोका जाए। दोनों देश भारत और श्रीलंका बहुत लंबे समय तक आतंकवाद की समस्या से जूझा हुआ है और वहाँ पर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसको हम लोग लिट्टे के नाम से जानते थे, जो एक समय विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन था, जिसके जो सर्वे सर्वा था, प्रभाकरण था, उसका ये गढ़ रहा है। ठीक, कई सालों तक तमिल लोगों के नेता थे, कई सालों तक जो है लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका सरकार काम की है और बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान के बाद इस लिट्टे के प्रभाव को वहाँ पर समाप्त किया गया है। और इस श्रीलंका के साथ भारत का ये युद्ध अभ्यास हो रहा है कहाँ पर? कर्नाटक में, कर्नाटक के बेलगांव में, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपका भारत की तरफ से जो सेना की इकाई भाग ले रही है उसका नाम है राजपूत रेजिमेंट। क्या नाम है? राजपूत रेजिमेंट, ये ध्यान रखिएगा। और इस दोनों देश जो है मिल करके आतंकवाद के खिलाफ एक रिहर्सल कर रहे हैं। ठीक, बेलगांव से आपको ध्यान होगा
बेलगांव से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन जहां पर, एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जहां पर गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक, इतिहास से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो आपका कौन सा है? बेलगांव। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। ठीक, 11 का मतलब है कि ये युद्ध अभ्यास जो है मित्र शक्ति, इसका जो वर्जन है वो वर्जन नंबर आपका कौन सा है? 11वां, मतलब 11वीं बार ये आयोजित हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखिएगा, हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। इन चारों में से आपको यह बताना है कि भारत ने एक हवाई अड्डा बनवाया है जिसका नाम है हनी माधु, और भारत ने उस देश, खड़ा आंसर आप लोग भेजते रहिएगा, भारत ने उस देश को लगभग 800 मिलियन की सहायता अभी तक कर चुका है। ठीक, और वो देश है आपका कौन सा? मालदीव। वो देश आपका कौन सा है? मालदीव। मालदीव को भारत, इस समय मालदीव और भारत के संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और मालदीव जो है अरब सागर की एक प्रमुख जो है आप कह सकते हैं कि प्रमुख शक्ति मान सकते हैं, और उसी के बगल हमारा आपका कौन सा जो आपका एरिया है वो आपका लक्षद्वीप है। तो इससे संबंधों को हम मजबूत करने के लिए इसकी आर्थिक सहायता काफ़ी दिन से कर रहे हैं, और उसी कड़ी में हमने इनके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और हवाई अड्डे के उद्घाटन समय आपके उड्डयन मंत्री राम मोहन जी गए थे, और इसके उद्घाटन समय मालदीव के राष्ट्रपति भी उपस्थित थे जिनका नाम है मोहम्मद मोइस्सू। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइस्सू जो उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। तो भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव को सहायता दी और एक हवाई अड्डे का निर्माण वहाँ पर करवाया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा आप कमेंट करिए। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो इसका मतलब है कि ये दिवस किससे रिलेटेड होगा? शिक्षा। ये दिवस किससे रिलेटेड होगा? शिक्षा से, शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर। ठीक, ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये तो दिवस है भारत के महान सपूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाने वाला ये दिवस है। ठीक, और इनका नाम शिक्षा जगत में, भारतीय शिक्षा जगत में बहुत बड़ा है। भारतीय शिक्षा में इनका योगदान जो है बहुत बड़ा है। भारतीय शिक्षा में योगदान बहुत बड़ा है, इनका योगदान बहुत बड़ा है। ठीक, और इन्हीं के सम्मान में हम प्रतिवर्ष जो है 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के नाम से मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का दिन का 11 नवंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक बच्चों, आंसर पे तो आप ध्यान दिया करिए, लेकिन आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दिया करिए, किस तरीके से याद रखना है, वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आंसर तो आपको खटाक से मैं दे दूंगा। ठीक, देखिए बढ़िया चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्या है? हाल ही में शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? ठीक, शिक्षा का क्या करना है? डिजिटल स्वरूप प्रदान करना है। ठीक, और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाना है। दो चीज़ें, शिक्षा का डिजिटलीकरण और शिक्षा के प्रशासन को जो है आसान बनाना। इसके लिए एक ऐप है और उस ऐप का नाम क्या है? स्कूल वेब ऐप।
ठीक, अब ये पूछा जा रहा है कि इस स्कूल वेब ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा आपका लद्दाख, चौथा है दिल्ली। तो इस स्कूल वेब ऐप से क्या सुविधा मिलेगी? पहली बात, उपस्थिति, अटेंडेंस की सुविधा आपको डिजिटल रूप में गार्जियंस को मिल जाएगी। ठीक, और बच्चा आपका स्कूल पहुंचा कि नहीं, ये पहुंच मिल जाएगा आपको। बच्चे का टाइम टेबल, ये आपके गार्जियन के पास पहुंच जाएगा। ठीक, बच्चे का स्कोर क्या है, ठीक, ये आपको किसके पास पहुंच जाएगा? रिजल्ट। ठीक, बच्चे की स्किल किस चीज़ में ज़्यादा है, स्पोर्ट्स में या अदर एक्टिविटीज़ में, स्किल का पता लग जाएगा। और आपके बच्चे को यदि कोई समस्या होगी तो तुरंत इस ऐप के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय की सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक, और क्या, फीस की सुविधा तो बहुत जगह पे है, लेकिन एक ऐप के अंतर्गत इतनी सुविधा किसी ऐप में अभी तक किसी राज्य सरकार के नहीं है। मतलब स्कूल और गार्जियन के बीच में जो कम्युनिकेशन था, आना और जाना, ठीक, वो कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम करने का प्रयास है। ठीक, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, सारी चीज़ें डिजिटल रूप में गार्जियन के पास पहुंचती रहेंगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और ये कदम उठाया गया है किसके द्वारा? एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री धीरे धीरे बन रही हैं, और वो आपका स्टेट कौन सा है? दिल्ली। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ न कुछ चीज़ों को ला रही हैं, नई चीज़ों को ला रही हैं। और आप देखिए हर दूसरे तीसरे दिन इनका नाम मैं ले रहा हूँ। ठीक, दिल्ली की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा ये प्रयास किया गया है। ठीक, बहुत ही अच्छा कार्य इनका देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में ये प्रयोग कर रही हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अरबपतियों की राजधानी बना है लंदन, बीजिंग, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नाम से थोड़ा दिक्कत होगी, ध्यान सुनिएगा, कुछ होता नहीं है। ये आपका जो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका एक संस्था है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी संस्था है, और ये क्या करवाती है? ये आर्थिक सर्वे करवाती है, और इसके द्वारा कराया गया सर्वे जो है वो सबसे विश्वसनीय माना जाता है। ठीक, और किस क्षेत्र में? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आप कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, या आप कह सकते हैं किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में। ये क्लियर। ठीक, अब ये प्रतिवर्ष बहुत सारी लिस्ट निकालती है, जिसमें अभी आपके पास जो आई है लिस्ट, वो लिस्ट ये पूछ रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ हैं। अगर मैं आंसर देने से पहले अगर ये कहूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पे हैं, तो आप आंख बंद करके मान लीजिएगा मुंबई। ठीक, अगर आपसे कोई ये पूछे अमेरिका का मुंबई कौन है, तो वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका का मुंबई आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अभी मैं कुछ दिनों पहले मैंने एक क्वेश्चन में अमेरिका का नाम लिया था, और मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में मजबूत, सबसे ज़्यादा जो है धनी लोगों का जो देश है वो कौन है? आपका अमेरिका। और उसी अमेरिका देश में सबसे ज़्यादा धनी लोग आपके कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में। अमेरिका के ही सबसे ज़्यादा धनी नहीं, पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा धनी लोग अगर आप कहिए कहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको न्यूयॉर्क में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। कटाकट आंसर देते रहिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 नवंबर से कहाँ 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित करेगा? असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कहाँ पर ये हिमालयन सम्मेलन आयोजित होगा। असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका मतलब
पहली बात तो मंत्रालय आप देख ही रहे हैं। मंत्रालय के बाद आप देखिए कि ये 3 दिन का सम्मेलन है, तो ये किससे रिलेटेड है? हिमालय। ठीक, हिमालय से रिलेटेड है। तो सबसे पहला प्रयास है हिमालय का संरक्षण, सबसे पहला प्रयास है हिमालय का संरक्षण। ठीक, और हिमालय के जलवायु परिवर्तन, हिमालय के जलवायु परिवर्तन पर शोध है, पर रिसर्च किया जाएगा। इसके साथ ही इस जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? ग्लेशियर का। सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसका? ग्लेशियर का। हिमनदों का पिघलना कम कैसे हो? हिमालय की सुरक्षा, संरक्षण, हिमालय के जो है जितना हो सके हिमालय की जो है एक्टिविटीज़ को कम किया जाए, क्योंकि हिमालय एक टूरिस्ट प्लेस भी है, हिमालय एक टूरिस्ट प्लेस भी है। और आपको मैं बताना चाहूँगा हिमालय जो है वो, हिमालय जो है विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है, विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत आप मान सकते हैं। ठीक, और विश्व का सबसे ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत भी यहीं पर हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो किसका केंद्र है? पर्यटन का। तो हिमालय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस सम्मेलन में डिस्कस की जाएंगी। 3 दिन का सम्मेलन होगा और ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस स्थान पर? अल्मोड़ा में। ठीक, तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। अगर प्लेस लिखना होगा हिमालयन सम्मेलन का प्लेस कहाँ पे है, तो वो प्लेस है आपका अल्मोड़ा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। अब तो आपको समय की भी दिक्कत नहीं है, पूरी क्लास बहुत अच्छे से देखिए और आंसर दीजिए। हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक, बने हैं? ठीक, मुख्य प्रबंध निदेशक बने हैं गेल इंडिया लिमिटेड के। अनिल गर्ग, दीपक गुप्ता, प्रभाकर मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, गेल का गैस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि यह जो आपकी है कंपनी भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जो गैसों के उत्खनन पर काम करती है। उत्खनन मतलब जमीन से निकालने का काम करती है, जमीन से इनको कैसे प्राप्त किया जाए, खनिज संपदा से इनको कैसे परिवर्तित किया जाए गैसों में, इस पर काम करती है। गैसों के उत्खनन, और ये किस पर काम करती है? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो गैसों का पता लगाना, गैसों की खोज करना, गैसों को बाहर निकालना और गैसों को पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी जिस उपक्रम की है उसे गेल के नाम से जाना जाता है। और इस गेल के नए CMD बने हैं आपके कौन से? दीपक गुप्ता। कौन बने हैं? दीपक गुप्ता जो है इस गेल के नए CMD बने हैं। ठीक, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आपकी गेल को मैंने बता दिया, तो गेल की स्थापना आप ध्यान रखिएगा। गेल की स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में हुई थी, और 1984 में हुई थी। ठीक, एक बार देख लीजिएगा, वैसे सही है, 1984 में हुई थी गेल की स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक, जिसके CMD चेंज हुए हैं और वो कौन हुए हैं? दीपक गुप्ता। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करंट बम के क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा? ठीक, इकाना स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक, किस रूप में विकसित किया जाएगा? खेल नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जितने भी स्टेडियम हैं, देखिए इकाना स्टेडियम, अगर आपको आंसर लगाना होगा, देखिए तरीके भी होते हैं आंसर लगाने के। इकाना स्टेडियम आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो भैया अभी ये जल्दी बना है तो इसमें पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे स्थान पर देखिए कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका कहाँ पर है? अहमदाबाद। कहाँ पर होगा? कहाँ पर है? अहमदाबाद।
और ICC T20 का यहाँ पे फाइनल होगा अहमदाबाद। और इसको भी अभी कुछ वर्ष पहले हमने इसको रिनोवेट किया था, पुनरुद्धार किया था, और पहले किस नाम से जाना था? मोटेरा के नाम से। ठीक, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल यहीं पर होगा। तो इन दोनों में पैसा लगाया जा चुका है और इनमें अब पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? देखिए, रटने पे अगर आप फोकस करेंगे, मेरी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप रटने पे फोकस करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रटने का प्रयास करते हैं, तो करंट अफेयर्स की ऐसी दुनिया है कि आपको रोज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप सब नहीं रट सकते हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे से सुना है, एक्सप्लेनेशन के तरीके को सुना है, मेरा फोकस हमेशा स्ट्रेटजी पे, एक्सप्लेनेशन पे, कंटेंट पे होता है, और डिलीवरी कैसे हो स्टूडेंट्स के पास, मेरा ये फोकस रहता है। वो डिलीवरी का जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुगम बनाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुना करिए और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से नहीं आ रहा है तो हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। तिकाना स्टेडियम नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं हो सकता, तो बचा कौन? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो आपका कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली का ये बहुत पुराना स्टेडियम है और दिल्ली के इस पुराने स्टेडियम को एक खेल नगरी के रूप में, स्पोर्ट्स सिटी के रूप में हम लोग इसको डेवलप करेंगे। यहाँ तक कि इसमें हम खिलाड़ियों के लिए हम क्या लेके आएंगे? हॉस्टल भी बनाएंगे। खिलाड़ियों के लिए हम क्या बनाएंगे? हॉस्टल भी बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, बस 3 क्वेश्चन और रह गए मेरे। ठीक, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? किसी न किसी मच्छर या मक्खी का कमाल है। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। एक तूफान और आया। कब आया? नवंबर माह में आया। कहाँ पे आया? मध्य फिलीपींस। लेकिन तबाही कहाँ मचाई? दूसरा देश है। ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में आज मक्खियाँ परेशान कर रही ज़्यादा। हाल ही में समय से पहले आ गया, इसलिए नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में भारी बारिश और तेज हवाएं लाने वाले तूफान का नाम बताइए। ठीक, भारी बारिश और तेज हवाएं लाने वाले तूफान का नाम भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। तूफान हयान, तूफान कलमाईगी, तूफान बोफा, तूफान नोरू। अगर याद करना होगा तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर इन चारों का नाम याद किया जाए तो। तूफान हयान, तूफान कलमाईगी, तूफान बोफा, तूफान नोरू। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक, मध्य फिलीपींस। ठीक, आप इसका जो सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र था वो देश कौन सा था? वियतनाम। कौन सा देश था? वियतनाम। और इस वियतनाम देश में 150 किलोमीटर हवाओं की रफ्तार देखिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं उड़ी, हवाएं चली, और इन हवाओं ने खिड़कियों के शीशे तक उड़ा दिए। बहुत तेज, आप अगर देखते होंगे टीवी न्यूज़ चैनल तो उसमें आप देखने को मिलेगा, खिड़कियों के शीशे उड़ गए। ठीक, यहाँ तक तो गनीमत थी, कई घरों की छतें उड़ गईं। ठीक है, पक्की सड़क छतें नहीं थी, ठीक है, कच्ची छतें थी, ये भी उड़ गई और इससे भयंकर तबाही मची है। और इस तूफान का जो नाम है, उस तूफान का नाम है तूफान कलमैगी। ठीक, काल लेके आई कलमाएगी। ठीक, कल नहीं आई, आ चुकी, और इसने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तूफान कलमाएगी। बढ़ते हैं करंट बम के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत में 65 स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? ठीक, भारत स्वच्छ ऊर्जा मिशन, ग्रीन इंडस्ट्री एडवांसमेंट स्कीम, राष्ट्रीय डिकार्बोनाइजेशन पहल, भारत परियोजना समर्थन कार्यक्रम। ठीक, अब देखिए, हमें औद्योगिक परियोजनाओं को सीधे बात आप कह सकते हैं, हम इंडस्ट्रीज को, ठीक, कैसे रखना है? स्वच्छ। कैसे रखना है? स्वच्छ। ध्यान से सुनिएगा, हमारी फैक्ट्रियां हों चाहे विश्व की अदर
विश्व के अदर फैक्ट्रीज हों, तो उन फैक्ट्रियों में जो सबसे बड़ी समस्या है कि उस फैक्ट्री में जो कच्चा माल हम लोग प्रयोग करते हैं, उस कच्चा माल से जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें ढेर सारे कचरे का निर्माण होता है, और इस कचरे को कहीं पर भी सुव्यवस्थित रूप से डंप करने की या इसको दफनाने की या इसको जो है मिसयूज करने की हमारे अब तो बहुत सारी प्रोसेस हमारे पास आ गई हैं, लेकिन आज भी ये बड़ी समस्या के रूप में है। तो इस परियोजना जो चलाई जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस किया जाएगा, और इन औद्योगिक कचरों को या तो हम नदियों में प्रवाहित करते हैं या ज़मीन में एक ऐसे लेवल पे रखते हैं जिससे प्रदूषण हो सकता है, व उसको प्रॉपर वे में हम उसको जो डिकम्पोज नहीं करते हैं। और उनको ध्यान में रखते हुए हम जो योजना चला रहे हैं उसका नाम है भारत परियोजना समर्थक कार्यक्रम। उसका नाम क्या है? भारत परियोजना समर्थन कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत परियोजना समर्थन कार्यक्रम। ठीक, बढ़ते हैं आज के करंट बम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, खटाखट आंसर दीजिएगा। हाल ही में सरकार ने कहां पर आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में, केरल में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लोग आंसर दीजिए खटाखट। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल। ठीक, सबसे पहली बात इसमें आप देखिए युवा दिख रहे हैं और कौन से दिख रहे हैं? ग्राम सभा। ठीक, तो आप कह सकते हैं ऐसी ग्राम सभा, आप ये कह सकते हैं ऐसी ग्राम सभा जिसमें क्या हो? युवा हो। ठीक, तो ये युवाओं का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिनको ट्रेन किया जाएगा। किस लिए? कि वो ग्राम पंचायतों का अंग बने। ठीक, ग्राम पंचायतों में काम कैसे किया जाता है उसके लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों से रिलेटेड अधिकारियों से ग्राम पंचायत से रिलेटेड अधिकारियों से कैसे कार्य लिया जाएगा, सहयोग कैसे किया जाएगा, इन सभी चीज़ों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पंचायतों के विकास में आगे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत अच्छी पहल है जिसे पहले से ही युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा और उन्हें अपनी ग्राम पंचायतों की, ग्राम सभाओं की, ब्लॉक के, तहसील, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें एक अच्छे लेवल पे तैयार किया जाएगा। और ऐसा करने वाला आपका कौन सा स्टेट है? 4 ऑप्शन है इसमें, A, B, C और D। इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका है कौन सी सरकार? नई दिल्ली में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो दोस्तों आज की क्लास एक नए समय पे मैंने स्टार्ट की है। आज की क्लास कैसी लगी है इसको जरूर शेयर करिएगा और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।